ठीक है, चलो। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर सीबीआई को इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि भैया बहुत हो गया, अब आप डिजिटल अरेस्ट देख लो कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। जब हम सीबीआई के बारे में पहले बैचेस में पढ़ रहे थे तब मैंने बताया था, शायद आप लोगों को नहीं बताया है ये, तो आप अब जान लीजिए। सीबीआई जो है ये सारे हाई प्रोफाइल केसेस, बड़े बड़े स्कैम्स, करप्शन, काउंटर टेररिज्म, ये सभी केसेस देखती है, ठीक है। लेकिन तभी जब सीबीआई को ऑर्डर दिया जाता है, जैसे सीबीआई कुछ भी केस मन से नहीं उठा सकती। सीबीआई को दिख रहा है कि संपूर्ण भारत में डिजिटल अरेस्ट के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, पर सीबीआई खुद की अथॉरिटी से उन केसेस को इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं उठा सकती है। सीबीआई को जब तक स्टेट अथॉरिटी या सेंट्रल अथॉरिटी या हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इन किसी की तरफ से ऑर्डर नहीं आ जाता, तब तक सीबीआई कोई सा भी केस खुद से नहीं उठा सकती है। ये ध्यान रखना है बच्चों, ठीक है, ध्यान रहेगा ये आप लोगों को, बहुत ज़रूरी है। वहीं जब हम एनआईए की बात कर रहे हैं, जो काउंटर टेररिज्म के लिए बनी हुई थी मुंबई अटैक्स के बाद में, एनआईए के पास जुरिस्डिक्शन है। एनआईए बिना किसी के ऑर्डर्स के भी काम कर सकती है, उसे किसी की बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसके पास बहुत पावर्स हैं, अरेस्ट करने के लिए भी उसे पुलिस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वहीं सीबीआई सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, लेकिन अगर उसे अरेस्ट करना है, अगर किसी को इन्वेस्टिगेट करना है इन टर्म्स ऑफ इंटेरोगेशन, किसी से सवाल पूछने वाला इन्वेस्टिगेशन करना है, तो उसे पुलिस की ज़रूरत पड़ेगी। फिर समझ रहे हैं? तो सीबीआई के पास कंपैरेटिवली कम पावर है व्हेन वी टॉक अबाउट एनआईए और अदर इंटेलिजेंस एजेंसीज। समझ में आ गया बच्चों? चलो, अब यहाँ पर डिजिटल अरेस्ट क्या है एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या सॉल्यूशन निकाले वो हम बताएंगे। तो बेसिकली अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। हु इज़ द 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करंटली? कौन है अभी हमारे सीजेआई? जल्दी से बताइए, हु इज़ करंटली आर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? यस, जस्टिस सूर्यकांत, है ना। तो जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने देखा कि यार ये डिजिटल अरेस्ट वाले फ्रॉड्स तो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, और मतलब हज़ारों करोड़ों के स्कैम्स हो गए हैं, है ना। जब हमने देखा, पूरा डेटा देखा, तो द स्कैम्स लिटरली आर रेंजिंग फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ करोड़ रुपीस। तो अब यहाँ पे बहुत बड़ी दिक्कत है, अगर इतने बड़े बड़े स्कैम्स हो रहे हैं तो होना तो नहीं चाहिए। तो अब क्या हुआ, जस्टिस सूर्यकांत की जो बेंच है, उन्होंने पहले डिजिटल अरेस्ट के बारे में कहा कि भैया, एक तो ये जो स्कैम्स हो रहे हैं ज़्यादातर एल्डरली, यानी कि उन लोगों के साथ हो रहे हैं जो सीनियर सिटीजन्स हैं, या उन लोगों के साथ हो रहे हैं जो वल्नरेबल है, यानी कि जिन्हें ज़्यादा ज्ञान नहीं है, तो उन लोगों के साथ ज़्यादा ये स्कैम हो जा रहे हैं। नेक्स्ट व्हेन विल टॉक अबाउट, तो यहाँ पर डिजिटल अरेस्ट, जिन बच्चों को नहीं पता है, अगर आपने हाल ही में कुछ वीडियोज़ देखे हों जहाँ पर एक वीडियो कॉल आता है ना, किसी व्यक्ति को, उस वीडियो कॉल के उस पार, मतलब जो वीडियो कॉल लगा रहा है वो व्यक्ति एकदम पुलिस ऑफिसर की यूनिफॉर्म में या जज की यूनिफॉर्म में बैठे हुए हैं, और उसके बाद वो ऐसे इंग्लिश में एकदम लीगल टर्म्स की बातें कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि यू आर अंडर डिजिटल अरेस्ट, आप डिजिटल अरेस्ट के अंडर हो, अगर आप वीडियो कॉल कट करोगे तो आपके यहाँ पुलिस की पूरी यूनिट आ जाएगी आपको अरेस्ट करने, सो आप वीडियो कॉल कट नहीं कर सकते हो। और उनको जो है डराया जाता है, इनिशियली बहुत ज़्यादा फालतू की धाराएं बता बता के डराया जाता है। उन्हें पता है उन्होंने कोई क्राइम नहीं किया, लेकिन फिर भी सामने वाला इतना कुछ उन्हें डरा देता है कि वो प्रेशर में आकर उन्हें लगता है कि शायद उनसे कुछ गलती हो गई है, ठीक है। तो वो जो है धाराओं के चक्कर में डर जाते हैं, और फिर उसके बाद उन्हें बोला जाता है कि अगर आपको इस सब मसले से बचना है तो आपको इतने पर्टिकुलर पैसे ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे, तो हम पुलिस आपके यहाँ नहीं भेजेंगे और ये यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। तो बहुत सारे सीनियर सिटीजन्स और ऐसे लोग जिन्हें जनरली ज्ञान नहीं होता है, वो जो है इस पूरे जाल में फंस जाते हैं, और पेमेंट का जो ट्रांजैक्शन है वो कर देते हैं, पैसे दे देते हैं, एंड देन वो कॉल वगैरह सब हो जाता है ख़त्म, और फिर बाद में उन्हें रियलाइजेशन होता है कि ये तो उनके साथ फ्रॉड हो गया था, ठीक है। सो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, 2-3 सालों से, मतलब पिछले 2 साल से बहुत ज़्यादा ट्रेंड में आ रहा है, लेकिन 2025 में देखा गया कि ये तो भयंकर ही हाई लेवल पे एग्जीक्यूट हो रहा है डिजिटल अरेस्ट वाला स्कैम, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, इसमें जो मेन विक्टिम्स हैं वो कौन है? सीनियर सिटीजन, एल्डरलीज, और वो जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, यानी कि जिनको ज़्यादा अवेयरनेस नहीं रहती है इन सब चीज़ों के लिए, ठीक है। चलिए, अब इसके बारे में थोड़ा अच्छे से इन डेप्थ पढ़ लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर कह रही है एमिकस क्यूरी। एमिकस क्यूरी बच्चों एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है फ्रेंड ऑफ कोर्ट। ये आज समझ लीजिए, ठीक है, ये एक नया आपके डिक्शनरी में वर्ड ऐड हो गया है, फ्रेंड ऑफ कोर्ट, एमिकस क्यूरी,
ठीक है, क्या है ये? एक लैटिन शब्द है, इसका क्या मतलब है? फ्रेंड ऑफ कोर्ट, यानी कि कोई लीगल बॉडी नहीं, लेकिन वो जो कोर्ट को डिटेल दे रहा है, दैट इज एमिकस क्यूरी, फ्रेंड ऑफ कोर्ट। ओके, चलिए अब यहाँ पे इन्होंने इन फ्रॉड्स को, डिजिटल अरेस्ट के फ्रॉड को 3 ब्रॉड कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट किया है। सबसे पहला तो डिजिटल अरेस्ट ही हो गया, जिसमें ये स्कैम कर रहे हैं वो खुद को अथॉरिटीज़ बताते हैं और फिर विक्टिम से पैसा ले लेते हैं। दूसरा इन्वेस्टमेंट स्कैम, इसके अंदर ना बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन वीडियो वगैरह बनते हैं जिसमें वो बोलते हैं कि अरे 21 दिन में पैसा डबल टाइप, है ना, 21 दिन में पैसा डबल टाइप वाले स्कैम होते हैं ये। तो बहुत ज़्यादा खुद को ऑथेंटिक दिखाने की कोशिश करते हैं, खुद की वेबसाइट बना लेंगे नकली, खुद के कस्टमर बना लेंगे नकली, और फिर ऐसे ही लोगों को ढूंढेंगे कि जो इनकी बातों में फंस जाए। और इनकी बातों में जो फंस जाते हैं उनको लगता है कि वाह मैं कितनी जगह अच्छी जगह इन्वेस्ट कर रहा हूँ, 10 दिन बाद देखो मेरा जो है 15%, 20% रिटर्न मिलेगा, 50% रिटर्न मिलेगा। 10 दिन बाद वो फ़ोन लगाता है तो व्यक्ति गायब पैसा लेके। अब इन्वेस्टमेंट की बात है तो आप सोच ही सकते हैं कि कोई 10-20 रुपये का, 500 रुपये का इन्वेस्टमेंट तो करता नहीं है। व्हेन इट इज़ अबाउट इन्वेस्टमेंट तो हज़ारों लाखों में ही पैसे दिए होंगे उसने। तो इन्वेस्टमेंट के भी स्कैम्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। इसी के साथ पार्ट टाइम जॉब स्कैम, अब बच्चों ये इंटरनेट पे बहुत चल रहा है इन टर्म्स ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। बहुत सारे बच्चे, मैंने आपको एक किस्सा भी बताया था, मेरे जान पहचान में ही हुआ था, बहुत टाइम हो गया इसको, 5-1 साल हो गए इस बात को, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कितने पुराने समय से चल रहा है ये सारा स्कैम। ठीक है, सो अभी ना इंस्टाग्राम, फेसबुक, यहाँ पर बहुत सारे एड्स आते हैं जहाँ पर वो लोग बोलते हैं कि पार्ट टाइम जॉब है ना, 2 घंटे में 5,000 कमाओ, ये करो वो करो, आपको सिर्फ जो है जो दिया हुआ है उसे लिखना है, उसकी फ़ोटो भेज देना है, जो हमारे पास पूरा लिखा हुआ है उसको रिव्यू करना है बस। ऐसे ऐसे करके आपको जो है वो बोलते हैं कि कितना आसान काम है और आप पैसे कमा सकते हो इससे। फिर क्या होता है कि आप सोचते हो कि चलिए ठीक है, माता पिता पे बर्डन नहीं डालना है, हमारा एक साइड इनकम भी हो जाएगा, माता पिता को सपोर्ट भी हो जाएगा, हम हमारा खर्चा खुद निकाल लेंगे। अक्सर कॉलेज वाले बच्चे इसमें फंस जाते हैं, तो वो जो है उनको अप्रोच करते हैं, बच्चे खुद ही अप्रोच करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद वो बोलते हैं अच्छा ठीक है, आपका ट्रायल पीरियड है, ट्रायल पीरियड में हम आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स देंगे, आपको उन पे काम करके बताना है, अगर हमको आपका काम अच्छा लगा तो फिर हम आपको रख लेंगे परमानेंट बेसिस पे। तो फिर वो बच्चे वो काम जो बोलते हैं वो कर लेते हैं। फिर उसके बाद वो वापस से बच्चों को बोलते हैं कुछ समय बाद कि आपने जो भी किया ये हमारी कंपनी पॉलिसी के खिलाफ है, और अब आपके पास एफआईआर, आपके ऊपर एफआईआर होगी, आपके पास डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का मेल आएगा, और उसके बाद आपके अगेंस्ट अरेस्ट वारंट निकल जाएगा और आपको जेल हो जाएगी। अब बच्चों ये सब फ्रॉड है, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का मेल है वो फ्रॉड है, क्योंकि कोर्ट कभी भी जीमेल ईमेल से बातचीत नहीं करती है। एफआईआर फ्रॉड रहती है, नकली रहती है, जो पुलिस इंस्पेक्टर का कॉल आता है वो भी नकली रहता है, और फिर बच्चे इसमें डर जाते हैं, बच्चों को लगता है कि हमने सही में भी कुछ गलती कर दी है, और फिर वो बच्चों से लाखों रुपए, हज़ारों रुपए की डिमांड करते हैं। जनरली इट रेंजेस बिटवीन 2 लाख, 5 लाख, 50,000, ऐसे कुछ अमाउंट का रेंज होता है। तो यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब्स के ऐसी रहती हैं जिसमें बहुत सारे बच्चे अक्सर फंस जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब स्कैम में ऐसा ही होता है, आप पलट के उसको अगर कुछ बोल दोगे ना कि अच्छा ऐसा है क्या, जा कर एफआईआर, जा कर एफआईआर, ऐसा बोल दोगे तो वो फ़ोन काट के चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये सब जो है ये सब एक स्कैम है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि यार बहुत ज़्यादा अलग अलग स्कैम हो रहे हैं इंडिया में, तो हज़ारों करोड़ों का नुकसान हो रहा है लोगों का टोटली, है ना। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा कि यार बहुत हो गया, अब हमको सीबीआई को एक फ्री हैंड देना पड़ेगा। तो सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने एक फ्री हैंड दे दिया, एक आज़ादी दे दी कि भैया आप एक काम करो, ऑल इंडिया प्रोब चलाओ डिजिटल अरेस्ट स्कैम्स के अंतर्गत, और इन्वेस्टिगेशन भी करो, आप बैंकर्स की भी करो, म्यूल अकाउंट ऑपरेटर्स की भी करो जो कि इन क्राइम से संबंधित है। इसी के साथ बहुत सारे राज्यों और यूनियन टेरिटरीज को भी यहाँ पर डायरेक्ट कर दिया गया है कि सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन में आपको सीबीआई का समर्थन करना है। समझ रहे हैं, मैंने आपको क्या बताया था कि सीबीआई खुद से काम नहीं कर सकता, सीबीआई को पहले कोई दूसरी बॉडी इंस्ट्रक्ट करेगी, और उसके बाद भी इन्वेस्टिगेशन में भी सीबीआई खुद से इंटरोगेशन या अरेस्ट नहीं कर सकता है, उसे स्टेट अथॉरिटी की परमिशन चाहिए, पुलिस की हेल्प लेना पड़ेगी। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही बोल दिया कि हम सीबीआई को फ्री हैंड दे रहे हैं, और जितने भी स्टेट और यूनियन टेरिटरीज हैं उनको पहले ही डायरेक्शन दे दी कि भैया सीबीआई को अपना काम करने देना, और सीबीआई को अगर पुलिस की ज़रूरत पड़े तो उनको दे देना, ठीक है, जहाँ जहाँ परमिशन लगे वहाँ दे देना। और फिर ऑल इंडिया अब ये स्कैम के अगेंस्ट यहाँ पर सीबीआई को पावर दे दी गई है इन्वेस्टिगेशन चलाने की। अब कोर्ट ने जो है सीबीआई को कहा है कि आप इंटरपोल से भी कोऑर्डिनेट कर सकते हो। एक चीज़, इंटरपोल जो है बच्चों, जिसका हेडक्वार्टर लियोन फ्रांस में है, हम इंटरपोल के बारे में पहले पढ़ चुके हैं। तो इंटरपोल
इंटरनेशनल संस्थान है, यानी कि ऐसे क्राइम जो 2, 3, 4 देशों में होते हैं, तो उनका सॉल्यूशन कौन लेकर आएगा? ठीक है, भारत के क्राइम भारत की पुलिस या सीबीआई निपटा लेगी, रशिया के क्राइम रशिया की पुलिस या वहाँ की एजेंसी निपटा लेगी। लेकिन अगर ऐसे क्राइम हैं जो रशिया में बैठे बैठे कोई स्पाई ने कर दिया यूएसए में, या यूएसए में बैठे बैठे किसी स्पाई ने कर दिया इंडिया में, ऐसे क्राइम है, तो उसके लिए फिर कौन पूरा सब कुछ इन्वेस्टिगेशन करेगा? तो ऐसे में इंटरपोल आती है। तो इंटरपोल के पास इंटरनेशनल कनेक्टिविटी और नेटवर्क्स और डेटा रहते हैं, और हमारी जो नेशनल एजेंसीज है ना, वो इंटरपोल के साथ कोऑपरेट कर सकती हैं या उसकी हेल्प मांग सकती है इन टर्म्स ऑफ अ नेशनल क्राइसिस। तो डिजिटल अरेस्ट क्या है? एक प्रकार का नेशनल क्राइसिस है। तो हमें इंटरपोल की मदद लेने के लिए भी सीबीआई को हमने यहाँ पर फ्री हैंड दे दिया है कि भैया आप इंटरपोल की मदद ले सकते हो। एक और चीज़, अगर आपसे कोई पूछे कि इंटरपोल के लिए इंडिया में कौन रिस्पॉन्सिबल है कनेक्टिविटी बैठाने के लिए, तो दैट इज सीबीआई ओनली, एनआईए आईबी नहीं है। तो भारत को इंटरपोल में सीबीआई ही रिप्रेजेंट करता है, इसको ध्यान रखेंगे सभी, ठीक है। चलो, तो कोर्ट ने जो है यहाँ पर सीबीआई को बोला है कि आप इंटरपोल से कोऑर्डिनेट कर लो, और इसी के साथ यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से भी कहा है कि ये जो मनी फ्लो हो रहे हैं उनको ट्रेस कर लीजिए आप मल्टीपल बैंक अकाउंट्स के द्वारा, ठीक है। तो अब अगर मल्टीपल बैंक अकाउंट से मनी फ्लो हो रहे हैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, सो दैट इज़ ऑल्सो अ रेड फ्लैग कि ये कहाँ से आ रहा है, ठीक है। इसी के साथ यहाँ पर डेटा एनालिटिक्स का भी इस्तेमाल करने को कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इन सभी का इस्तेमाल करने को कह दिया है ट्रांजैक्शंस ट्रैक करने के लिए, ठीक है। टेलीकॉम और इंटरनेट इंटरमीडियरी से कहा है, जितनी भी टेलीकॉम कंपनीज हैं उनको भी यहाँ आदेश दे दिए हैं कि भैया देखो, आपसे अगर कोई मल्टीपल सिम्स ले रहा है, ठीक है, तो उन मल्टीपल सिम वालों का ट्रैक रखो, बार 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 बार, अगर हर कोई व्यक्ति हर 2 दिन में हर 3 दिन में सिम ले रहा है तो उसका ट्रैक रखो, क्योंकि नॉर्मली ऐसा कोई इंसान नहीं होता जो हर 2 दिन में सिम बदल रहा है। अगर कोई इंसान इतनी मल्टीपल सिम्स बदल रहा है, यानी कि वो किसी ना किसी फ्रॉड में ही इंक्लूडेड है, बेसिक सेंस है ये तो, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया, इन्होंने कहा है कि हज़ारों करोड़ों रुपयों का स्कैम हुआ है, और इसमें जो है एल्डरली यानी कि जो सीनियर सिटीज़न है और जो वल्नरेबल लेस इन्फॉर्म सिटीज़न है, वही इस पूरे ट्रैप में फंसे हैं, ठीक है। तो मल्टीपल सिम कार्ड्स मैंने आपको बता ही दिया है कि मल्टीपल सिम कार्ड खरीदने वालों का एक ट्रैक रखना है। सीबीआई के बारे में मैं आपको बता दूं तो सीबीआई जो बच्चों ना कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ना एक स्टैट्यूटरी कमीशन है अपने आप में। सीबीआई जो है बेसिकली एक ऐसी बॉडी है जो इन्वेस्टिगेशन कर सकती है जब अगर उसे कोई और इंस्ट्रक्ट करे तो। इसको बनाया गया था दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत 1946 में, यानी कि ब्रिटिशर्स के अंडर इसकी स्थापना हुई थी बेसिकली भारत में एक पीस रेगुलेशन के लिए। तो दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के तहत इसको ब्रिटिशर्स ने जो है इस्टेब्लिश किया था दिल्ली पुलिस के रूप में। फिर उसके बाद इसका नाम चेंज करके सीबीआई कर दिया गया बाद में। इसके जो फंक्शंस होते हैं बच्चों, वो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के अंदर होते हैं, और ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन्स के अंडर काम करती है, जो कि यूनियन गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो अगर कोई आपसे पूछता है सीबीआई यूनियन गवर्नमेंट के अंदर काम करती है, हाँ, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर काम नहीं करती है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, कोई मुझे बता सकता है? एनीबडी हु कैन टेल मी वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ सीबीआई? बट ही विल बाय सिम फ्रॉम डिफरेंट शॉप्स। हाँ बेटा, डिफरेंट शॉप से भले ही, लेकिन नाम तो उसी व्यक्ति का रजिस्टर हो रहा है ना जो सिम खरीद रहा है ना, तो भी पता तो पड़ ही जाएगा। अगर वो अलग अलग शॉप से भी ले रहा है तो डेटा तो उसी का जा रहा है ना, तो पता तो पड़ ही जाएगा। वो एक शॉप से ले, दूसरी शॉप से ले, एक उससे ले, या जियो से ले, वोडाफोन से ले, आइडिया से ले, लिमिटेड ही सिम कंपनीज है ना, तो पता तो पड़ ही जाना है उसके बारे में। बताइए, सीबीआई का मुख्यालय? यस, करेक्ट, सीबीआई का मुख्यालय है दिल्ली में। सीबीआई का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में, ठीक है। चलो, अब अगर हम इसकी बात करते हैं तो मैंडेट का अगर हम देखो, मैंने क्या बताया था कि इसकी स्थापना 1946 में हुई थी, लेकिन सीबीआई में इसका जो कन्वर्जन है दैट हैपेंड इन 1963।
सीबीआई में जो इसका कन्वर्जन है वो बाद में हुआ था, ठीक है। इसके के बाद जो है ये करप्शन और ब्राइबरी, मिसकंडक्ट, इन सब से डील करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय से डील करती है, पब्लिक सेक्टर से डील करती है, यूनियन टेरिटरी के एडमिनिस्ट्रेशन से डील करती है, कुछ इकोनॉमिक ऑफेंसेस या ऐसे स्कैम हो जाते हैं उनसे डील करती है। बैंक फ्रॉड हो गया, फाइनेंशियल स्कैम हो गया, फॉरेन एक्सचेंज वायलेशन हो गए, स्मगलिंग हो गया, साइबर क्राइम हो गया, है ना। ऐसे स्पेशल क्राइम से डील करता है, जैसे टेररिस्ट अटैक हो गया, ऑर्गेनाइज क्राइम हो गए, किडनैपिंग हो गया। इन सभी हाई प्रोफाइल केसेस से भी ये सीबीआई डील करती है। तो बेसिकली सीबीआई टोटली काम करती है अपॉन इंस्ट्रक्शंस, और जनरली इंस्ट्रक्शंस या डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से ही आते हैं, ठीक है। तभी जो है सीबीआई काम करती है, या तो स्टेट गवर्नमेंट बोलेगा, या यूनियन गवर्नमेंट बोलेगी, या सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट बोलेगी, ठीक है। तभी सीबीआई कुछ कर पाएगा आगे, है ना। सो यहाँ तक एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू टिल हियर? कोई डाउट तो नहीं है? चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं सीबीआई की। तो सीबीआई के ना अलग अलग डिविजन्स है, एंटी करप्शन, इकोनॉमिक ऑफेंसेस, स्पेशल क्राइम, एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिसी एंड कोऑर्डिनेशन, और खुद का फॉरेंसिक साइंस फैसिलिटी, ठीक है। तो जैसे कि आपने सीआईडी में देखा होगा बचपन में, है ना, सीआईडी तो बहुत बच्चे देखते होंगे। तो सीआईडी में आपने देखा होगा कि उसका फॉरेंसिक अलग ही रहता है। क्या नाम रहता है उस फॉरेंसिक वाले का? सालुंके, ठीक है। सो उसी प्रकार से सीबीआई में भी अलग से ही इनका फॉरेंसिक रहता है, जहाँ पर ये अपना मेडिकल इन्वेस्टिगेशन चलाते हैं। इसी के साथ जैसे कि मैंने बताया कि इंटरपोल से अगर भारत की कनेक्टिविटी स्टैब्लिश करनी है, तो भारत को इंटरपोल में रिप्रेजेंट करता है सीबीआई, और ये भारत का नेशनल सेंट्रल ब्यूरो के रूप में काम करता है, जिसे एनसीबी भी कहते हैं। तो एनसीबी इज इक्वल्स टू सीबीआई, ठीक है। तो जब भी हम इंटरपोल की बात कर रहे हैं, तो हमारा सीबीआई क्या बन जाएगा? नेशनल सेंट्रल ब्यूरो बन जाएगा, दैट इज एनसीबी बन जाएगा, ठीक है। सो अक्सर बच्चे एनसीबी में कंफ्यूज होते हैं कि ये क्या है। इट इज़ नन अदर देन सीबीआई ओनली। ओके बच्चों, चलिए अब यहाँ पे इसी के लिंक में हम हमारा संचार साथी वाला जो ऐप है उसको डील कर लेते हैं। कि ये संचार साथी ऐप जो है ना, इसके बारे में गवर्नमेंट ने कहा है कि संचार साथी ऐप अब जितने भी फ़ोन्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं उनमें प्री इंस्टॉल्ड आना चाहिए। अब बच्चों मार्केट में हम देखते हैं कि अक्सर ऐसे फ़ोन्स भी बिक जाते हैं जो कि चोरी किए हुए होते हैं, उनको नया बना के जो है फॉर्मेट करके दे देते हैं पूरा का पूरा, और वैसी की वैसी ही पैकेजिंग में आता है, एकदम जायमी की पैकेजिंग में आएगा, सैमसंग की पैकेजिंग में आएगा, वैसी एग्जैक्ट पैकेजिंग में वो आएगा। बिकॉज पैकेजिंग फेक करना इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, ठीक है। सो समबडी स्टोल अ फ़ोन फ्रॉम मी फॉर एग्जाम्पल, फ़ोन मेरा पूरा रीसेट कर दिया और उसको पैकेजिंग में चेंज करके फलाना फलाना नंबर ऐड कर दिया उसमें, एंड देन इट इज़ गिवन टू अ पर्टिकुलर शॉप। शॉप वाले का भी उसमें कमीशन रहता है, एंड द वन हु स्टोल इट ही ऑल्सो अर्न्स फ्रॉम इट, ठीक है। तो अब ऐसे में क्या होता है, चोरी बहुत बढ़ रही है, और जो दूसरा व्यक्ति है जो ये फ़ोन खरीद रहा है उसे लग रहा है कि वो नया फ़ोन खरीद रहा है। तो यहाँ दोनों का नुकसान है, और जो चोर चोर हैं और जो ऐसे विक्रेता हैं जो चोर के साथ मिले हुए हैं, बस उनका फ़ायदा है। तो यहाँ पे संचार साथी ऐप जो है मैन्युफैक्चरर्स को बोल दिया गया है ऑलरेडी गवर्नमेंट के द्वारा कि जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्हें जब वो फ़ोन मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो उसमें कुछ प्री इंस्टॉल्ड ऐप आते हैं, आप सभी ने देखा होगा, पहले से ही कुछ इंस्टॉल्ड ऐप आते हैं। तो उनमें कह दिया गया कि संचार साथी ऐप को भी प्री इंस्टॉल्ड तरीके से ही हमें कंज्यूमर्स को देना है, ताकि संचार साथी ऐप क्या करेगा बच्चों, जितने भी ऐसे फेक फ़ोन हैं उनका ट्रैक रख लेगा। पहले से ही इस ऐप के द्वारा पता पड़ जाएगा कि ये जो फ़ोन है ये ऑथेंटिकली न्यू मैन्युफैक्चर्ड फ़ोन है या कहीं और से चुराया हुआ फ़ोन है ना। ये जो ऐप है ऑलरेडी बहुत हेल्प कर चुका है खोए हुए फ़ोन को ट्रैक करने में पहले भी, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो आर्टिकल है बच्चों, इससे हमें पता पड़ रहा है कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, जिसे डॉट कहते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने स्मार्टफोन बनाने वाले जो जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको कहा है कि संचार साथी ऐप आपको प्री इंस्टॉल करके देना है। स्पेशली मार्च 2026 से जितने भी आगे वाले फ़ोन्स मैन्युफैक्चर होंगे, जितने भी आगे वाले फ़ोन बिकेंगे, उन सभी में संचार साथी ऐप होना चाहिए। इसी के साथ ये जो ऐप है इसमें फुल अनरिस्ट्रिक्टेड फंक्शनैलिटी होना चाहिए। इसी के साथ ये जो मूव है ये इसीलिए आया है ताकि जो यूज़र्स हैं ये ऐसे फ़ोन ना खरीद लें जो कि जेन्युइन नहीं हैं या जो चुराए हुए फ़ोन हैं, जिससे ये फ़ोन्स को रिपोर्ट करना आसान हो जाएगा, ठीक है। स्पेशली बहुत बार होता है कि
ऐसे चुराए हुए फ़ोन कोई और ख़रीद लेता है, उसे पता नहीं होता और फिर उस फ़ोन को वो इस्तेमाल करता है। तो व्हेनेवर द फ़ोन इज़ ट्रेस्ड बैक, तो द पर्सन हू इज़ यूज़िंग, उसके ऊपर ये सभी केसेस आ जाते हैं। उस बेचारे को तो पता ही नहीं है कि क्या हुआ, उसके हिसाब से उसने नया फ़ोन ख़रीदा है। ठीक है? सो यहाँ पे इसीलिए गवर्नमेंट ने जितने भी यहाँ पर फ्रॉड्स और स्कैम्स हो रहे हैं, ठीक है, उन सभी को ट्रैक डाउन करने के लिए ये पर्टिकुलर चीज़ कही। इसी के साथ यहाँ पर जो सिम है ना, सिम भी रजिस्टर किया जाएगा संचार साथी ऐप में। समझ रहे हैं आप? तो जो संचार साथी ऐप है ना बच्चों, जो गवर्नमेंट का द्वारा दिया गया मैंडेटेड ऐप है यहाँ पे, जो कि इंस्टॉल करना अब ज़रूरी हो जाएगा, उसके अंतर्गत सिम भी रजिस्टर होगी। तो ये जो हमारा डिजिटल अरेस्ट स्कैम वाला है, जो मल्टीपल सिम चेंज करते रहते हैं, तो अब वो उन्हें मल्टीपल फ़ोन भी चेंज करने पड़ेंगे, और जितने भी फ़ोन चेंज करेंगे उस सभी में संचार साथी ऐप लगा रहेगा। तो उनके लिए अरेस्ट स्कैम करना अब बहुत मुश्किल हो चुका है, क्योंकि संचार साथी ऐप जो है ये क्या करेगा, ट्रैक रखेगा मल्टीपल सिम की, कौन कौन सिम कितनी बार चेंज कर रहा है, कितने नए फ़ोन में वो सिम ऐड हो रही है, जिससे हम डिजिटल अरेस्ट वाले स्कैम को ईजिली डिकोड कर पाएंगे और ट्रेस कर पाएंगे। ठीक है, चलिए, बस यहाँ पे एक दिक्कत आ रही है कि जो बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं, जैसे कि आईफोन वाले, है ना, तो आईफोन वाले मैन्युफैक्चरर्स इसका भी बहुत अपोज कर रहे हैं, क्योंकि पिछली बार भी जो TRAI का ऐसे सैंक्शंस आए थे, जब उन्होंने मैंडेट किया था कंपनीज़ को ऐसे ऐप्स को इंस्टॉल करने के लिए, तब भी आईफोन की तरफ से बहुत रेजिस्टेंस आया था। तो एप्पल कंपनी जो है वो रेजिस्टेंस दिखा रही है फ्रॉम इंस्टॉलिंग दीज काइंड ऑफ ऐप्स, है ना। रेस्ट एंड्रॉयड कंपनीज मेजरली दे हैव एग्रीड। ठीक है, चलो, तो संचार साथी जो है बच्चों, इसका लॉन्चिंग हुआ था एक पोर्टल के रूप में साल 2023 में, पोर्टल यानी कि वेबसाइट के रूप में, जिसमें यूजर्स आराम से वेरीफाई कर सकते हैं डिवाइस की IMEI। एनीबडी हु नोज IMEI? कोई हमारा यहाँ टेक्निकल गुरु बैठा हुआ है जिसे पता है कि IMEI क्या होता है? एनीबडी हु नोज IMEI क्या है? चलिए, मैं बता देती हूँ। तो बेसिकली IMEI ना एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, 15 डिजिट का, जो हर फ़ोन में रहता है, आपके फ़ोन में भी होगा। हर एक फ़ोन जो भी बनता है उसका एक यूनिक IMEI नंबर होता है, जिससे उस फ़ोन को आप डिटेक्ट कर सकते हो, ऑथेंटिकेट कर सकते हो, ट्रेस कर सकते हो। अक्सर जो फ़ोन घूमते हैं ना, तो उनका IMEI अगर कंज्यूमर्स को पता है या यूज़र्स को पता है, तो ईज़िली उनका ट्रेसेबिलिटी हो जाता है। ठीक है, क्योंकि आप फ़ोन के साथ कुछ भी कर लो, आप फ़ोन को फॉर्मेट कर लो, आप फ़ोन को बेच दो, रीसेट कर लो, अलग अलग सॉफ्टवेयर लगा लो, बट IMEI नंबर विल नॉट चेंज, और इंटरनेशनल तरीके से ये काम करता है। ठीक है, सो IMEI क्या है, 15 डिजिट यूनिक नंबर है, जो हर फ़ोन के साथ उसकी आइडेंटिटी के साथ अटैच्ड रहता है। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पे बच्चों IMEI क्या करता है, जितने भी खोए हुए फ़ोन्स हैं, जितने भी ऐसे स्कैम में फंसे हुए फ़ोन्स हैं, उन्हें आराम से रिकॉग्नाइज़ करने में मदद करता है। और ये जो संचार साथी ऐप है ना, इसमें आप IMEI लगाकर अपना खोए हुए फ़ोन्स ढूंढ सकते हो, ट्रेस कर सकते हो। इसी के साथ जितने भी स्कैम कॉल्स हैं वो कहाँ से आ रहे हैं वो आप पता कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पे ये जो संचार साथी ऐप है ना, ये बेसिकली TRAI का जो DND कमर्शियल स्पैम सिस्टम है उसको आगे बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट जो है इनिशिएट कर रही है। ये ऐप हमारी मदद करेगा टेम्पर्ड IMEI नंबर्स को ढूंढने के लिए, सिम कार्ड्स आइडेंटिफाई करने के लिए। इसी के साथ अगर कोई व्यक्ति का नाम है, ठीक है, जो कि एक सिम कार्ड से रजिस्टर्ड है, गलत तरीके से रजिस्टर्ड है, तो वो भी पता करने में मदद कर देगा। अगर कोई डिवाइसेस हैं जो कि चुराए गए हैं या जिनका मिसयूज़ किया गया है, उनकी भी डिटेल्स यहाँ पता पड़ जाएगी संचार साथी ऐप से। और इसी के साथ ये IMEI नंबर जो है वो डिटेक्ट कर लेगा कि कहाँ कहाँ किन किन डिवाइसेस पर सेम IMEI नंबर आ रहे हैं। तो ये भी पता पड़ जाएगा अगर किसी ने छेड़छाड़ की है IMEI नंबर से, तो वो किसने कहाँ पर छेड़छाड़ करी है, कहाँ पर टैम्परिंग हुआ है। ठीक है, सो ये बहुत अच्छी चीज़ है संचार साथी ऐप। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि संचार साथी ऐप जब फ़ोन का IMEI नंबर एक्सेस कर रहा है,
सिम कार्ड एक्सेस कर रहा है, यूज़र का डेटा एक्सेस कर रहा है, तो क्या इस डेटा को गवर्नमेंट इस्तेमाल करेगी गलत तरीके से? तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने पहले ही कह दिया है कि ये जो डीओटी है, हमारा टेलीकम्युनिकेशन का डिपार्टमेंट है, ये जितना भी डेटा है उसे सिर्फ इसी चीज़ के लिए इस्तेमाल करने वाला है, यूज़र डेटा वो एक्सेस नहीं करने वाला है खुद के पास, ठीक है। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट जो है टेलीकम्युनिकेशन का, उन्होंने कहा 2.48 लाख कंप्लेंट्स जो है वो ऑलरेडी रिसीव हो गई हैं इस प्लेटफॉर्म के द्वारा, और इस संचार साथी प्लेटफॉर्म ने 50,000 से अधिक घूमे हुए डिवाइसेस को वापस से ढूंढने में मदद करी है सिर्फ अक्टूबर के महीने में। और यहाँ पे क्लैरिफाई किया कि ये जो ऐप है ये यूज़र का डेटा कलेक्ट करके अपने पास नहीं रखता है। और इसी के साथ जो डीओटी के ऑर्डर्स मिले हैं बेसिकली वो ये हैं कि जितने भी मैसेजिंग ऐप हैं, जितने भी टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं, उन्हें कहा गया कि आपको सिम बाइंडिंग इम्प्लीमेंट करना पड़ेगी। सिम बाइंडिंग यानी कि यहाँ पर एक पर्टिकुलर व्यक्ति के नाम पर एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ सिम ही अलॉट हो, ऐसा कुछ सिस्टम आपको जनरेट करना पड़ेगा। इसी के साथ आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि जो सिम अलॉट हो रही हैं, जो सिम आप किसी को दे रहे हो, वो वेरीफाइड तरीके से ही दे रहे हो, ताकि उस सिम में उसी व्यक्ति का आधार कार्ड, उसी व्यक्ति के बायोमेट्रिक्स हैं जिससे वो सिम जा रही है, जिससे क्रिमिनल्स को ट्रेस करने में आसानी हो जाएगी, है ना। इफ द एसोसिएटेड सिम इज रिमूव, डीएक्टिवेटेड और मूव्ड अब्रॉड, क्लोजिंग अ लूप होल एक्सप्लॉइटेड फॉर क्रॉस बॉर्डर फ्रॉड। अब अक्सर क्या होता है, सिम्स जो हैं वो, अगर कोई सिम, किसी ने सिम यूज़ करना बंद कर दिया या कोई अब्रॉड चला गया या सिम जो है उसकी कहीं घुम गई, तो बहुत सारे जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं वो सिम को ब्लॉक नहीं करते हैं। तो ऐसी सिम का मिसयूज़ होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि एक लूप होल बन जाता है। सिम है किसी और के नाम पर वो कोई और यूज़ करके फ्रॉड कर रहा है, तो जब ट्रेस होगा तो जिस व्यक्ति के नाम पर है वो उसके ऊपर सारा जो है भांडा फूट जाएगा, लेकिन जो एक्चुअली में उसकी सिम का मिसयूज़ कर रहा है उसका कहीं ना कहीं भी हमें पता ही नहीं पड़ेगा, ट्रेस ही नहीं मिलेगा उस व्यक्ति का, उस क्रिमिनल का हमें कुछ अता पता नहीं मिलेगा, बिकॉज द एंटायर वर्क इज डन इन द नेम ऑफ सम अदर पर्सन हु इज़ नॉट इवन अवेयर व्हाट इज़ हैपनिंग, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए बच्चों, IMEI का मैं आपके पास डिटेल लेकर आई हूँ। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। ये एक यूनिक 15 डिजिट का नंबर होता है जो आपका स्पेसिफिक मोबाइल डिवाइस आइडेंटिफाई कर लेता है सेलुलर नेटवर्क पर, और इसी के साथ सिम फ़ोन नंबर को भी सेपरेट कर लेता है, ठीक है। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन विच कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ IMEI, और दे कैन आस्क यू कि हाउ मैनी डिजिट्स आर देयर इन IMEI, ठीक है। सो देर आर 15 डिजिट्स, प्लीज़ रिमेंबर। आधार में कितना डिजिट होता है, हाउ मैनी डिजिट्स आर देयर इन आधार नंबर, बताइए। यस, वेरी गुड, 16, है ना। तो 4 4 4 4 के फॉर्म में यहाँ पर 16 डिजिट्स होते हैं जो आपको आधार में दिखते हैं, ठीक है, और 15 आपको IMEI में दिखेंगे, ओके। चलिए वेरी गुड, आई वॉज जस्ट टेस्टिंग ऑल ऑफ यू कि 16 मेरा बोलने के बाद कौन 16 पे एग्री करता है, ठीक है। वेरी गुड, इट इज़ 12, है ना। चलो आजकल आप लोग टेस्ट भी पास करने लगे हो रही, तो पहले ऐसा होता था कि मैं कुछ बोलती थी और आप लोग उस पर एग्री कर जाते थे अक्सर, है ना। ठीक है, वेरी गुड ऑल ऑफ यू, फाइनली। चलिए अच्छा है, ठीक है। तो आधार में हमारे कितने डिजिट्स होते हैं बच्चों, हाउ मेनी डिजिट्स आर इन आधार कार्ड, ठीक है, हाउ मेनी डिजिट्स, 12, ओके। चलिए, तो 4 4 4 के यहाँ पे 3 स्लॉट होते हैं और टोटली कितने डिजिट होते हैं, 12 डिजिट, ऑल राइट। चलिए ठीक है, चलो आगे चलिए।